महान सम्राट विक्रमादित्य का इतिहास। भारत में चक्रवर्ती सम्राट उसे कहा जाता है जिसका कि संपूर्ण भारत में राज रहा है। ऋषभदेव के पुत्र राजा भरत पहले चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनके नाम पर ही इस अजनाबखंड का नाम भारत पड़ा। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य भी चक्रवर्ती सम्राट थे। विक्रमादित्य का नाम विक्रमसेन था। विक्रम वेताल और सिंहासन बत्तीसी की कहानियां महान सम्राट विक्रमादित्य से ही जुड़ी हुई है। विक्रमादित्य का परिचय। विक्रम संवत अनुसार विक्रमादित्य आज से 2288 वर्ष पूर्व हुए थे। नाबोवाहन के पुत्र राजा गंधर्वसेन भी चक्रवर्ती सम्राट थे। राजा गंधर्वसेन का एक मंदिर मध्य प्रदेश के सोनकच्छ के आगे गंधर्वपुरी में बना हुआ है। ये गांव बहुत ही रहस्यमयी गांव है। उनके पिता को महेंद्रादित्य भी कहते थे। उनके और भी नाम थे जैसे गर्दभिल्ल, गदर भवेश। गंधर्वसेन के पुत्र विक्रमादित्य और भर्तृहरि थे। विक्रम की माता का नाम सौम्यदर्शना था, जिन्हें वीरमती और मदनरेखा भी कहते थे। उनकी एक बहन थी जिसे मैनावती कहते थे। उनके भाई भर्तृहरि के अलावा शंख और अन्य भी थे। उनकी 5 पत्नियां थीं, मलयावती, मदनलेखा, पद्मिनी, चेल और चिल्लमहादेवी। उनकी 2 पुत्र विक्रमचरित और विनयपाल और 2 पुत्रियां प्रियंगुमंजरी, विद्योत्तमा और वसुंधरा थीं। गोपीचंद नाम का उनका एक भांजा था। प्रमुख मित्रों में भट्टमात्र का नाम आता है। राजपुरोहित त्रिविक्रम और वसुमित्र थे। मंत्री भट्टी और बहसिंधु थे। सेनापति विक्रमशक्ति और चंद्र थे। कलिकाल के 3000 वर्ष बीत जाने पर 101 BC सम्राट विक्रमादित्य का जन्म हुआ। उन्होंने 100 वर्ष तक राज किया। गीता प्रेस, गोरखपुर भविष्य पुराण, पृष्ठ 245। विक्रमादित्य भारत की प्राचीन नगरी उज्जैनी के राज सिंहासन पर बैठे। विक्रमादित्य अपने ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे, जिनके दरबार में नवरत्न रहते थे। कहा जाता है कि विक्रमादित्य बड़े पराक्रमी थे और उन्होंने शकों को परास्त किया था। सम्राट विक्रमादित्य अपने राज्य की जनता के कष्टों और उनके हालचाल जानने के लिए छद्मवेश धारण कर नगर भ्रमण करते थे। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में न्याय व्यवस्था कायम रखने के लिए हर संभव कार्य करते थे। इतिहास में वे सबसे लोकप्रिय और न्यायप्रिय राजाओं में से एक माने गए हैं। कहा जाता है कि मालवा में विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि का शासन था। भर्तृहरि के शासन काल में शकों का आक्रमण बढ़ गया था। भर्तृहरि ने वैराग्य धारण कर जब राज्य त्याग दिया तो विक्रमसेना ने शासन संभाला और उन्होंने ईसा पूर्व 57-58 में सबसे पहले शकों को अपने शासन क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया। इसी की याद में उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत कर अपने राज्य के विस्तार का आरंभ किया। विक्रमादित्य ने भारत की भूमि को विदेशी शासकों से मुक्ति कराने के लिए एक बृहत्तर अभियान चलाया। कहते हैं कि उन्होंने अपनी सेना की फिर से गठन किया। उनकी सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बन गई थी, जिसने भारत की सभी दिशाओं में एक अभियान चलाकर भारत को विदेशियों और अत्याचारी राजाओं से मुक्ति कर एक छत्र शासन को कायम किया। ऐतिहासिक व्यक्ति कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार 14 के आसपास कश्मीर में अंध्र युधिष्ठिर वंश के राजा हिरण्य के निसंतान मर जाने पर अराजकता फैल गई थी, जिसको देखकर वहां के मंत्रियों की सलाह से उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने मातृगुप्त को कश्मीर का राज्य संभालने के लिए भेजा था। नेपाली राजवंशावली अनुसार नेपाल के राजा अंशुवर्मन के समय ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नेपाल आने का उल्लेख मिलता है। राजा विक्रम का भारत की संस्कृत, प्राकृत, अर्धमागधी, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला आदि भाषाओं के ग्रंथों में विवरण मिलता है। उनकी वीरता, उदारता, दया, क्षमा आदि गुणों की अनेक गाथाएं भारतीय साहित्य में भरी पड़ी हैं। विक्रमादित्य के नवरत्नों के नाम। नवरत्नों को रखने की परंपरा महान सम्राट विक्रमादित्य से ही शुरू हुई है, जिसे तुर्क बादशाह अकबर ने भी अपनाया था। सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों के नाम धन्वंतरी, क्षपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटखरपर, कालिदास, वरामिहिर और वररुचि कहे जाते हैं। इन नवरत्नों में उच्च कोटि के विद्वान, श्रेष्ठ कवि, गणित के प्रकांड विद्वान और विज्ञान के विशेषज्ञ आदि सम्मिलित थे। विक्रम संवत के प्रवर्तक। देश में अनेक विद्वान ऐसे हुए हैं जो विक्रम संवत को उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा ही प्रवर्तित मानते हैं। इस संवत के प्रवर्तन की पुष्टि ज्योतिर्विद्याभरण ग्रंथ से होती है, जो कि 3068 कले अर्थात 34 ईसा पूर्व में लिखा गया था। इसके अनुसार विक्रमादित्य ने 3044 कले अर्थात 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत चलाया। अरब तक फैला था विक्रमादित्य का शासन। महाराजा विक्रमादित्य का सविस्तार वर्णन भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है।
विक्रमादित्य के बारे में प्राचीन अरब साहित्य में वर्णन मिलता है। उस वक्त उनका शासन अरब तक फैला था। दरअसल विक्रमादित्य का शासन अरब और मिस्र तक फैला था और संपूर्ण धरती के लोग उनके नाम से परिचित थे। इतिहासकारों के अनुसार उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा ईरान, इराक और अरब में भी था। विक्रमादित्य की अरब विजय का वर्णन अरबी कवि जरहाम किनतोई ने अपनी पुस्तक सायर-उल-ओकुल में किया है। पुराणों और अन्य इतिहास ग्रंथों के अनुसार यह पता चलता है कि अरब और मिस्र भी विक्रमादित्य के अधीन थे। तुर्की के इस्तांबुल शहर की प्रसिद्ध लाइब्रेरी मकतब-ए-सुल्तानिया में एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, सायर-उल-ओकुल। उसमें राजा विक्रमादित्य से संबंधित एक शिलालेख का उल्लेख है जिसमें कहा गया है कि वे लोग भाग्यशाली हैं जो उस समय जन्मे और राजा विक्रम के राज्य में जीवन व्यतीत किया। वह बहुत ही दयालु, उदार और कर्तव्यनिष्ठ शासक था जो हर एक व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचता था। उसने अपने पवित्र धर्म को हमारे बीच फैलाया, अपने देश के सूर्य से भी तेज विद्वानों को इस देश में भेजा ताकि शिक्षा का उजाला फैल सके। इन विद्वानों और ज्ञाताओं ने हमें भगवान की उपस्थिति और सत्य के सही मार्ग के बारे में बताकर एक परोपकार किया है। ये तमाम विद्वान राजा विक्रमादित्य के निर्देश पर अपने धर्म की शिक्षा देने यहाँ आए। अन्य सम्राट जिनके नाम के आगे विक्रमादित्य लगा है, यथा श्रीहर्ष, शूद्रक, हल, चंद्रगुप्त द्वितीय, शिलादित्य, यशोवर्धन आदि। दरअसल आदित्य शब्द देवताओं से प्रयुक्त है। बाद में विक्रमादित्य की प्रसिद्धि के बाद राजाओं को विक्रमादित्य उपाधि दी जाने लगी। विक्रमादित्य के पहले और बाद में और भी विक्रमादित्य हुए हैं जिसके चलते भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के बाद 300 ईस्वी में समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए। एक विक्रमादित्य द्वितीय 7वीं सदी में हुए जो विजयादित्य विक्रमादित्य प्रथम के पुत्र थे। विक्रमादित्य द्वितीय ने भी अपने समय में चालुक्य साम्राज्य की शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखा। विक्रमादित्य द्वितीय के काल में ही लाद देश दक्षिणी गुजरात पर अरबों ने आक्रमण किया। विक्रमादित्य द्वितीय के शौर्य के कारण अरबों को अपने प्रयत्न में सफलता नहीं मिली और यह प्रतापी चालुक्य राजा अरब आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा करने में समर्थ रहा। पल्लव राजा ने पुलकेशिन को परास्त कर मार डाला। उसका पुत्र विक्रमादित्य, जो कि अपने पिता के समान महान शासक था, गद्दी पर बैठा। उसने दक्षिण के अपने शत्रुओं के विरुद्ध पुनः संघर्ष प्रारंभ किया। उसने चालुक्यों के पुराने वैभव को काफी हद तक पुनः प्राप्त किया। यहाँ तक कि उसका परपोता विक्रमादित्य द्वितीय भी महान योद्धा था। 753 ईस्वी में विक्रमादित्य व उसके पुत्र का दंती दुर्गा नाम के एक सरदार ने तख्ता पलट दिया। उसने महाराष्ट्र व कर्नाटक में एक और महान साम्राज्य की स्थापना की जो राष्ट्रकूट कहलाया। विक्रमादित्य द्वितीय के बाद 15वीं सदी में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू हुए। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बाद विक्रमादित्य पंचम सत्याश्रय के बाद कल्याणी के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए। उन्होंने लगभग 1008 में चालुक्य राज्य की गद्दी को संभाला। भोपाल के राजा भोज के काल में यही विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य पंचम ने अपने पूर्वजों की नीतियों का अनुसरण करते हुए कई युद्ध लड़े। उसके समय में मालवा के परमारों के साथ चालुक्यों का पुनः संघर्ष हुआ और वाकपतिराज मुंज की पराजय व हत्या का प्रतिशोध करने के लिए परमार राजा भोज ने चालुक्य राज्य पर आक्रमण कर उसे परास्त किया, लेकिन एक युद्ध में विक्रमादित्य पंचम ने राजा भोज को भी हरा दिया था। खेत में दबा था राजा विक्रमादित्य का सिंहासन, दुनिया हैरान रह गई कहानी जानकर। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के रहस्यमयी सिंहासन का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब वह सिंहासन धार के राजा भोज को मिला तो मालवा का इतिहास बदल गया। इसके बाद से एक नई परंपरा तो प्रारंभ हुई ही, साथ ही दुनिया को सिंहासन बत्तीसी की दिलचस्प कहानियां भी मिली। आओ जानते हैं कि सिंहासन बत्तीसी के मिलने की अद्भुत कहानी। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में राजा भोज राज्य करते थे। वह बड़े दानी और धर्मात्मा थे। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वह ऐसा न्याय करते कि दूध और पानी अलग अलग हो जाए। नगरी में एक किसान का एक खेत था जिसमें उसने कई साग सब्जी लगा रखी थी। एक बार की बात है कि खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई। पूरी जमीन पर तो खूब तरकारियां आईं, लेकिन खेत के बीचों बीच थोड़ी सी जमीन खाली रह गई। हालांकि किसान ने उस जमीन पर भी बीज डाले थे, लेकिन वहां कुछ नहीं उगा। किसान ने वहां खेत की रखवाली के लिए एक मचान बना लिया। जब भी किसान मचान पर चढ़ता अपने आप चिल्लाने लगता, कोई है, राजा भोज को पकड़ लाओ और सजा दो, मेरा राज्य उससे ले लो, जाओ जल्दी जाओ।
सारी नगरी में यह बात आग की तरह फैल गई और राजा भोज के कानों में पहुंची। राजा ने कहा, मुझे उस खेत पर ले चलो, मैं सारी बातें अपनी आंखों से देखना और कानों से सुनना चाहता हूँ। राजा भोज जब उस जगह पहुंचे तो उन्होंने भी वही देखा कि किसान मचान पर खड़ा है और कह रहा है, राजा भोज को फौरन पकड़ लाओ और मेरा राज्य उससे ले लो। ये सुनकर राजा चिंतित हो गए, चुपचाप महल में लौटा आए। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही उन्होंने राज्य के ज्योतिषियों और जानकार पंडितों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी गोपनीय विद्या से पता लगाया कि उस मचान के नीचे कुछ छिपा है। राजा ने उसी समय आज्ञा दी कि उस जगह को खुदवाया जाए। खोदते खोदते जब काफी मिट्टी निकल गई तो अचानक एक सिंहासन प्रकट हुआ। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां यानी कुल 32 पुतलियां खड़ी थीं। सबके अचरज का ठिकाना न रहा। राजा को खबर मिली तो सिंहासन को बाहर निकालने को कहा, लेकिन कई मजदूरों के जोर लगाने पर भी वह सिंहासन टस से मज न हुआ। तब एक पंडित ने कहा कि यह सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है, अपनी जगह से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि राजा स्वयं इसकी पूजा अर्चना न करें। राजा ने ऐसा ही किया। पूजा अर्चना करते ही सिंहासन ऐसे ऊपर उठ आया मानो फूलों का हो। राजा बड़े खुश हुए। सिंहासन में कई तरह के रत्न जड़े थे जिनकी चमक अनूठी थी। सिंहासन के चारों ओर 32 पुतलियां बनी थी। उनके हाथ में कमल का एक एक फूल था। राजा ने हुक्म दिया कि खजाने से रुपया लेकर सिंहासन दुरुस्त करवाएं। सिंहासन सुंदर होने में 5 महीने लगे। अब सिंहासन दमक उठा था। जो भी देखता देखता ही रह जाता। पुतलियां ऐसी लगती मानो अभी बोल उठेंगी। राजा ने पंडितों को बुलाया और कहा, आप लोग कोई अच्छा मुहूर्त निकालें। उस दिन मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। दिन तय किया गया। दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण भेजे गए। तरह तरह के बाजे बजने लगे। महल में खुशियां मनाई जाने लगी। पूजा के बाद जैसे ही राजा ने अपना दाहिना पैर बढ़ाकर सिंहासन पर रखना चाहा कि सारी पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि यह बेजान पुतलियां कैसे हंस पड़ी। राजा ने अपना पैर खींच लिया और पुतलियों से पूछा, ओ सुंदर पुतलियों, सच सच बताओ कि तुम क्यों हंसी। पहली पुतली का नाम था रत्नमंजरी। राजा की बात सुनकर वह बोली, राजन, आप बड़े तेजस्वी हैं, धनी हैं, बलवान हैं, लेकिन इन सब बातों का आपको घमंड भी है। जिस राजा का ये सिंहासन है वह दानी, वीर और धनी होते हुए भी विनम्र थे, परम दयालु थे। राजा बड़े नाराज हुए। पुतली ने समझाया, महाराज, ये सिंहासन परम प्रतापी और ज्ञानी राजा विक्रमादित्य का है। राजा बोले, मैं कैसे मानूं कि राजा विक्रमादित्य मुझसे ज्यादा गुणी और पराक्रमी थे। पुतली ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। सिंहासन 32 की पहली पुतली रत्नमंजरी ने सुनाए एक कहानी। इसके बाद एक एक करने 32 पुतलियों ने राजा विक्रमादित्य की महानता और शिक्षा की कहानियां सुनाई। 32 पुतलियों के नाम: 1 रत्नमंजरी, 2 चित्रलेखा, 3 चंद्रकला, 4 कामकंदला, 5 लीलावती, 6 रविभामा, 7 कौमुदी, 8 पुष्पवती, 9 मधुमालती, 10 प्रभावती, 11 त्रिलोचना, 12 पद्मावती, 13 कीर्तिमती, 14 सुनैना, 15 सुंदरवती, 16 सत्यवती, 17 विद्यावती, 18 तारावती, 19 रूपरेखा, 20 ज्ञानवती, 21 चंद्रज्योति, 22 अनुरोधवती, 23 धर्मवती, 24 करुणावती, 25 त्रिनेत्री, 26 मृगनयनी, 27 मलयवती, 28 वैदेही, 29 मानवती, 30 जयलक्ष्मी, 31 कौशल्या, 32 रानी रूपवती। राजा भोज का परिचय। परमारवंशीय राजाओं ने मालवा के एक नगर धार को अपनी राजधानी बनाकर 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राज्य किया था। उनके ही वंश में हुए परमार वंश के सबसे महान अधिपति महाराजा भोज ने धार में 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक शासन किया। महाराजा भोज से संबंधित 1010 से 1055 तक के कई ताम्रपत्र, शिलालेख और मूर्तिलेख प्राप्त होते हैं। भोज के साम्राज्य के अंतर्गत मालवा, कोंकण, खानदेश, भिलसा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ एवं गोदावरी घाटी का कुछ भाग शामिल था। उन्होंने उज्जैन की जगह अपनी नई राजधानी धार को बनाया। राजा भोज को उनके कार्यों के कारण उन्हें नवसाहसाक अर्थात नव विक्रमादित्य भी कहा जाता था। महाराजा भोज इतिहास प्रसिद्ध मुंजराज के भतीजे व सिंधुराज के पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम लीलावती था।